हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर, जो कि आपका डीएड डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 तक संपूर्ण रिवीजन कर लिया है और ये हमारा यूनिट 4 है, जो कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप है, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अब ये हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग 4.1 जो है हमारा कॉन्सेप्ट, नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड ट्विस एक्सपेक्टेशनल चिल्ड्रन, यानी कि जो दिव्यांग और 2 बार असाध्य बच्चे की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र, इसका हम रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। यानी कि सब यूनिट 4.1 का हम इसमें रिवीजन करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 और लास्ट में 4.5 सभी का रिवीजन क्लास आप लोगों को अलग अलग क्लासेस में मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिस पे आप लोगों को टाइम टाइम से ये वीडियो मिलती रहेंगी। जल्द ही आप लोगों को ये 5 यूनिट तक कंप्लीट करा दिया जाएगा रिवीजन क्लास। उसके बाद आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, विकलांगों और 2 बार असाध्य बच्चे की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व और क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ये 4.1 है, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें 2 बार असाध्य बच्चों की प्रारंभिक पहचान के बारे में, हस्तक्षेप के बारे में, उनकी आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है, क्षेत्र क्या है इनके, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप जो होता है, ये वयस्कों की विकासात्मकता को पहचानने, स्वास्थ्य, पेशेवर तथा अन्य वयस्कों की क्षमता को संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के विकास से संबंधित जो भी उनकी क्षमताएं होती हैं या उनकी जो कुशलता होती है, जो बची हुई होती है क्षमता या कुशलता होती है, उसका पता लगाया जाता है और एक सफल योजना बना करके फिर उसको विकास के रास्ते पे ले जाया जाता है। यानी कि उनकी जो भी क्षमता बची होती है या कुशलता बची होती है दिव्यांगता के बाद में, उस चीज़ को हम फिर बढ़ावा देते हैं पहचान करके। अब हम बात करेंगे इसमें प्रारंभिक पहचान की। तो प्रारंभिक पहचान का मतलब ये होता है कि बाल्यावस्था में ही या पूर्व बाल्यावस्था में ही, जब बच्चे लगभग 3 साल के हो जाते हैं, इसमें अगर किसी भी प्रकार की अक्षमता दिख रही है या विकासात्मक भिन्नता दिख रही है, तो सबसे पहले उसकी पहचान करने की प्रक्रिया होगी। यानी कि उस बच्चे का सबसे पहले वहाँ पे पहचान किया जाएगा। फिर अधिगम में उसकी अगर कठिनाई आ रही है या अन्य संबंधित विकास जो उस बच्चे से रिलेटेड है, उसमें किसी भी प्रकार की देर से पहचान हो रही है या फिर उनके परिवार जो हैं उनके द्वारा देर से उस बच्चे की दिव्यांगता को पहचाना जा रहा है, तो एक तरीके से उस बच्चे के सकारात्मक विकास में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यानी कि उसका फिर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। प्रारंभिक पहचान बच्चे द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक, व्यवहारगत अथवा अधिगम कठिनाइयों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, यदि हम उनका अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उनके व्यवहार का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उनके सामाजिक जीवन से संबंधित हम सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी अधिगम अक्षमता पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में चल कर के काफ़ी कठिनाइयाँ बच्चों को होगी और इससे काफ़ी समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी, जो कि बाद में चल कर के उस बच्चे के लिए एक तरीके से सामाजिक सामंजस्य बनाने में उसको समस्या आएगी और उसका व्यवहार भी
काफ़ी बदला रहेगा, सामान्य तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और उसमें अधिगम से संबंधित भी काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। जो बच्चे प्री स्कूल में होते हैं या किंडरगार्टन बच्चे होते हैं, तो उन सब में भी विकासात्मक देरी अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, चाहे माता पिता के द्वारा हो, तो तत्काल उस बच्चे का वहाँ पे पहचान कर लेना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की समस्या आ रही है, या बच्चे के सीखने में कहाँ कमी आ रही है। और प्रारंभिक जो संकेत होते हैं वो एक तरीके से लक्षण जो बच्चे का होता है कि उसे किस प्रकार की समस्या हो रही है, उससे संबंधित जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसका तत्काल पहचान करते हुए जब हम उसको विशेषज्ञ के माध्यम से या फिर डॉक्टर के माध्यम से दिखाते हैं और फिर उसको वहीं पे रोका जाता है, तो वो हस्तक्षेप की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि बच्चे को पहचानना कैसे है। तो बच्चे को हम किंडरगार्टन या फिर प्री स्कूल में ही उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देते हुए बच्चे का पहचान करते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है, या किस प्रकार की डिसेबिलिटी देखने को आ रही है, किस प्रकार की समस्या बच्चे में हो रही है, सामाजिक सामंजस्य कैसा है, उसका व्यवहार उसका कैसा है, उसके अधिगम की शैली कैसी है, सभी चीज़ों पर हम वहाँ पर ध्यान दे रहे होते हैं। और ये चीज़ें उनके माता पिता के द्वारा, इसके साथ साथ शिक्षकों का भी कर्तव्य होता है कि उस बच्चे का संपूर्ण एनालिसिस करते रहें, ताकि बच्चे को समय से उपचार दिलाया जा सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2 बार असाधारण दोगुनी प्रतिभा वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान हम कैसे करेंगे। ये जो शब्द है 2 बार असाधारण या 2E, ये बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को संदर्भित करता है जिनके पास डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, जो कि अधिगम अक्षमता का ही प्रकार है। ADHD, जिसमें ध्यान से संबंधित बच्चे को दिक्कत होती है, बच्चा अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये बच्चे स्वयं में ही लीन होते हैं, किसी भी प्रकार से किसी एक्टिविटी पे ये अपना ध्यान नहीं डालते हैं, एक जगह और शांत ये रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी अगर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, सीखने में ये सारी अक्षमताएं अगर प्रदर्शित हो रही हैं, तो उनको 2E या 2 बार असाधारण बच्चे बोला जाता है। 2 बार असाधारण बच्चे अलग ढंग से सोचते भी हैं और उसको संशोधित भी करते हैं। कई बार जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनकी तरह ये बच्चे 2E औसत बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में भावात्मक और बौद्धिक रूप से अधिक संवेदनशील भी होते हैं। साथ ही असमान जो विकास होता है या उनके सीखने की जो अंतर होते हैं, 2 बार असाधारण बच्चे अन्य बच्चों द्वारा आसानी से किए जाने वाले कार्यों से संघर्ष करते हैं। यानी कि जो बच्चे आसानी से कार्य कर लेते हैं, उन कार्यों को करने में इनको प्रॉब्लम आती है, ये अच्छे से उस चीज़ का कार्य संपन्न नहीं कर पाते हैं, वो कार्य अच्छे से इनके द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। उनकी अद्वितीय क्षमता और विशेषज्ञों के कारण 2E छात्रों को शिक्षा कार्यक्रमों और परामर्श समर्थन के एक विशेष संयोजन की आवश्यकता इनको होती है। इनको समय समय पर जहाँ कहीं भी इनके द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, और पहचान करते हुए, क्योंकि जब आप पहले पहचान करेंगे तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ पे थोड़ा सा पहचानने के लिए आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से। वहाँ पे जब आप बच्चे का मेजरमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चे में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, कैसी उसकी सामाजिक सामंजस्य क्षमता है। 2 बार असाधारण बच्चे कुछ क्षेत्रों में ताकत और अन्य कमजोरियां प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि इनमें उत्कृष्ट आलोचनात्मक सोच होती है, समस्या समाधान कौशल भी इनमें होता है। औसत से अधिक संवेदनशीलता होती है इनमें, जिससे वे ध्वनि, स्वाद, गंध आदि के प्रति अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है इनमें, हर एक चीज़ जानने की इच्छा इनमें जागृत होती रहती है। पूर्णतावाद के कारण कम आत्मसम्मान होता है इनमें, क्योंकि ये जल्दी हाइपर होना, या फिर कह लीजिए कि ये अच्छे से कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं, फिर भी इनमें क्या होता है कि अपने आप को दिखावा थोड़ा सा आ जाता है बच्चे में। खराब सामाजिक कौशल होता है, सामाजिक कौशल इनका अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे इनके सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। बच्चे समाज के साथ में अपना
कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते हैं। रुचि के क्षेत्रों में गहराई और ध्यान केंद्रित करने की मजबूत क्षमता इनमें पाई जाती है और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की कमी भी पाई जाती है, जिसके कारण लिखने और पढ़ने में इनमें कठिनाइयाँ होती है। और अंतर्निहित जो तनाव यानी कि अंदरूनी तनाव इनको महसूस होता है, उब जाते हैं, प्रेरणा की कमी आती है इनमें और व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने को मिलती ही हैं। तो आप 2 बार असाधारण बच्चों की पहचान कैसे करते हैं? तो 2 बार असाधारण बच्चों की जो पहचान होता है, अक्सर एक ये जटिल प्रक्रिया होती है। आप एक बार में इन बच्चों को अच्छे से पहचान नहीं कर सकते हैं और असाधारण के 2 क्षेत्रों का आकलन और पहचान करने के लिए अद्वितीय क्षमता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो इन बच्चों को आप अच्छे से पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी कुछ खूबियाँ भी होती हैं तो कहीं कहीं कमियाँ होती हैं। उन कहीं कहीं कमियों को आपको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं मेजरमेंट आपका बहुत तगड़ा रहेगा, तभी इन बच्चों को आप पकड़ सकते हैं। कभी कभी दिव्यांगता को यहाँ पे छिपाया भी जाता है, जिसे मार्क्सिंग भी कहा जाता है, जो पहचान प्रक्रिया को जटिल बना देता है कि आप यहाँ पे इसको पहचान नहीं पाएंगे, वो एक मार्क्स के पीछे रहेगा। साथ ही जिलों के अधिकांश स्कूल में 2 असाधारण बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान करने या उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं है, जिससे कई 2E बच्चों की पहचान कम हो पाती है और ये वंचित रह जाते हैं जो भी इनको उपचार देना होता है। वर्तमान में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता है। बाद में चल करके आप इनमें धीरे धीरे एनालिसिस करते हुए इनकी समस्याओं को आप जान सकते हैं और कौन कौन से समय के साथ में पर्याप्त ये प्रगति कर रहे हैं इसका भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पहचानने के लिए समय लगेगा। प्रारंभिक विकास में कठिनाइयों का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अधिगम दुर्बलता का जोखिम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। फिर भी स्क्रीनिंग मूल्यांकन संबंधित अधिगम जो अवसर होते हैं, ये हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान किए जाने चाहिए इनको, क्योंकि आप इन बच्चों को अगर पहचान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाते हैं तो भी इन बच्चों में जो इनके लायक सेवाएं हो उसको आप प्रदान करिए। प्रारंभिक पहचान यह सुनिश्चित भी करता है कि किन बच्चों को विकासात्मक कठिनाइयां हैं जो उनके अधिगम में बाधा बन रही हैं, उनको अच्छे से सीखने नहीं दे रही हैं, क्योंकि जब बच्चे में पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर बाद में चल करके समस्या बनेगा और जब समस्या बनेगा तो उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा और उनके अधिगम में वो बाधा पहुंचाएगा। इन्हें जोखिम भी हो सकता है इससे, अगर आप अच्छे से नहीं पहचान कर रहे हैं तो ये बच्चे स्वयं के लिए भी घात कर सकते हैं या स्वयं को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तत्काल एवं मूल आवश्यकता इस बात की है कि जितना जल्दी हो सके इन छोटे बच्चों की पहचान कर ली जाए और उन्हें जैसी सेवाओं की आवश्यकता हो वैसी सेवाएं उन बच्चों को प्रारंभिक पहचान करते हुए वो चीज़ें उनको प्रदान की जाएं। ऐसे बच्चे जिन्हें शुरुआत में ही उनके साथियों की तुलना में बहुत कम बुद्धि वाला समझा जाता है, वे सामान्य बुद्धि रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अन्य कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हो सकता है वो सामान्य बच्चों की तरह बुद्धि रखते हों, लेकिन उनमें फिर भी कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उनके अधिगम की शैली में यानी सीखने की शैली में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। उनकी जो क्षमता होगी वो अच्छे से विकसित वहाँ पे नहीं हो पाएगी। प्रारंभिक सहायता बच्चों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने हेतु आवश्यक सहयोग भी प्रदान करती है, क्योंकि जब आप उनको सहायता देंगे तब जो उनकी क्षमता होती है उस क्षमता को वो अच्छे से विकसित कर पाएंगे और एक तरीके से अपने जीवन में वो गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकते हैं और रोजगार परक भी वो बाद में चल करके बन सकते हैं अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तब। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप की। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप में चिकित्सीय सेवाओं की एक प्रणाली ये होती है जो शिशुओं और बच्चों में विकास से संबंधी अगर देर हो जा रहा है या क्षमताएं उनमें ज़्यादा पाई जा रही हैं तो ये मदद करता है उन चीज़ों को रोकने में।
प्रारंभिक हस्तक्षेप योग्य शिशुओं और बच्चों को बुनियादी और अन्य कौशल सीखने में मदद करने पर केंद्रित करता है और आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में ही ये सारी चीज़ें पहचान करते हुए हस्तक्षेप लागू किया जाता है, क्योंकि प्रारंभिक 3 वर्षों में ही बच्चे में विकासात्मक से संबंधित उसमें जो भी आसमानी लक्षण दिखते हैं वो पहचान कर लिए जाते हैं और उसी प्रारंभ के 3 वर्षों में ही अगर आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं तो बच्चे में आने वाली दिव्यांगता से उसको बचा सकते हैं। उसके जो कौशल हैं उस समय मौजूदा उन कौशलों को आप विकसित करके उस बच्चे में जो दिव्यांगता आने की संभावना बनी रहती है उस दिव्यांगता से भी हम निजात पा सकते हैं, या कह लीजिए कि उसकी बची हुई क्षमता को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बच्चे प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से घर पर या अपने स्थान पर ही सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों और बच्चों और उनके परिवारों के साथ में काम करते हैं। उन कौशलों पर निर्भर करता है कि जिनमें देरी होती है, यानी कि जिन बच्चों में देरी होती है विकासात्मक में, उन्हीं में यह प्रारंभिक हस्तक्षेप लागू किए जाते हैं। जैसे कि शारीरिक रूप से अगर वो बच्चा अच्छे से रेंग नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, चित्र नहीं बना पा रहा, निर्माण कार्य नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ेगी। संज्ञानात्मक कौशल अगर अच्छे से विकसित नहीं हो रहा है, बच्चे के सोच समझ या समस्या समाधान की प्रक्रिया अगर जो होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, तो भी बच्चे में आपको प्रारंभिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करनी होगी। नेक्स्ट है संचार कौशल। अब संचार कौशल क्या होता है? संचार कौशल का मतलब होता है दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन करना, दूसरे की बातों को सुनना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अच्छे से, तो एक तरीके से वो संचार कौशल में निपुण नहीं है, वहाँ हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी। अनुकूली या व्यक्तिगत देखभाल कौशल, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना, गुटके गिनना या फिर और भी कोई चीज़ हो, तो इस तरीके से अनुकूली व्यक्तिगत व्यवहार भी उसका अच्छा अगर नहीं है तो 3 वर्षों में ही उस पर हस्तक्षेप लागू किया जाता है। सामाजिक भावात्मक कौशल, यानी कि दूसरे बच्चों के साथ में खेलना कूदना या स्वयं के गेम्स खेलना, ये सभी चीज़ें, और साथ में बातचीत करना बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, ये सारी चीज़ें अगर उनमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही हैं सारी चीज़ों में, तो एक तरीके से उस बच्चे में प्रारंभिक हस्तक्षेप की ज़रूरत है। एक टीम परिवार के साथ में लग करके अगर योजना बना करके उस बच्चे के इस क्षमता को विकसित करे या उस पे काम करे योजनाबद्ध तरीके से, तो फिर उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता क्यों होती है। प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता 2 बार असाध्य बच्चों में इसलिए होती है क्योंकि बच्चों के व्यवहारों को, भावनाओं को और विचारों में परिवर्तन अगर लाना है आपको, तो इसके लिए आपको प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता पड़ेगी। बिना पहचान किए आप किसी भी प्रकार से कोई भी उपचार नहीं कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप लागू नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक प्रथाओं की पहचान करने के लिए भी आवश्यक होता है। ये नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मौजूदा प्री स्कूल में पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिए जाते हैं अगर बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तब। उपयुक्त शिक्षक व्यावसायिक विकास के लिए भी और प्रारंभिक मूल्यांकन उपकरण विकसित करने के लिए और मान्य आदि करने के लिए आवश्यक होता है। प्रारंभिक शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता, यदि बच्चे में निम्नलिखित में से किसी भी अनुभव अगर आप कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में कि वो पीछे है, तो उसका हस्तक्षेप की प्रक्रिया में लाया जाता है और फिर सहयोग करके उसको विकसित किया जाता है। अगर उसे मौखिक भाषा में कठिनाई हो रही है, जैसे कि वो बोलने में धीमा हो, देर से बोल रहा हो, उच्चारण संबंधी कोई कठिनाई हो रही हो, या नए शब्दों को याद करने में उसको कठिनाई हो रही हो, शब्दकोश धीमा हो या उसका विकास धीमा हो, इसके साथ साथ बोलते समय उपयोग करने हेतु सही शब्द खोजने में उसको कठिनाई हो रही हो, या सामान्य एक चरण निर्देशों को समझने एवं पालन करने में उसको कठिनाई हो रही हो, प्रश्नों को समझने में कठिनाई हो, या लयात्मक शब्दों को पहचानने एवं सीखने में उसको कठिनाई हो रही हो,
या फिर कहानी कथन में रुचि का अभाव हो। अगर ये आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या दिख रही है तो सबसे पहले उस बच्चे के भाषा में जो कठिनाई आ रही है इसकी पहचान करते हुए वहाँ हस्तक्षेप लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आप पहचान करेंगे बच्चे में ये कमियां अगर आप लोगों को दिख रही हैं तो इसका मतलब उस बच्चे पे आप लोगों को हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करनी है। अगर पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे कि वस्तुओं और रंगों के नाम बताने में वो धीमा हो, स्वर संबंधी उसमें जागरूकता ना हो, तुकबंदी ना हो, शब्दांश ना वो बोल पा रहा हो, सम्मिश्रण ना कर पा रहा हो शब्दों का, या फिर समझने में उसके कठिनाई हो, लिखित भाषा को स्वनिम यानी कि व्यक्तिगत जो ध्वनियाँ होती हैं उस चीज़ को भी वो मिलाकर ना बोल पा रहा हो शब्दों के साथ में। इसके साथ साथ मुद्रण में कमी हो, उसके रुचि में उसके कमी हो, या वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने में उसे कमी दिख रही हो, या फिर याद करने में उसे कठिनाई आ रही हो, अक्षरों एवं ध्वनियों के मध्य संबंध समझने में कठिनाई आ रही हो, तो उसे तत्काल हस्तक्षेप की प्रक्रिया में लाना चाहिए। अनुभूत संबंधी कठिनाइयाँ हो, जैसे कि वर्णमाला है, संख्याएं हैं, सप्ताह के दिन के नाम हैं, ये सब याद करने में उसे दिक्कत आ रही हो, डीएलएस संबंधी कोई कठिनाई हो रही हो, या कोई और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में उसकी कठिनाई देखने को मिल रही हो, या फिर गतिक कौशल में कठिनाई हो, जैसे कि अनाड़ीपन हो, खराब संतुलन हो, अपने शरीर पे सामंजस्य ना स्थापित कर पा रहा हो, सूक्ष्म कार्य न कर पा रहा हो, तो इस प्रकार से उस बच्चे पे शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करना जरूरी होता है। जैसे कि दौड़ने कूदने चढ़ने कठिनाई हो रही हो, विलंब से ये सारे कार्य कर रहे हो, मतलब देर से ये चीज़ें वो अपने शारीरिक तौर पे कार्यों को कर रहा हो, तो ऐसे में भी शीघ्र हस्तक्षेप की जरूरत होती है। दूसरों के साथ में बातचीत करने तथा अकेले खेलने में भी उनको कठिनाई हो रही हो, जल्दी निराश हो जाते हों, संभलने में कठिनाई हो रही हो उनको, और निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो रही हो, आसानी से विचलित हो जाते हों, ध्यान भंग हो जाता हो, आवेगी प्रवृत्ति के हों, क्रोध में आ जाते हों, अति सक्रिय हों कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा अगर उन्हें देखा जाए कि वो चंचल हैं या सक्रिय हैं, तो एक तरीके से वो भी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, हस्तक्षेप की प्रक्रिया वहाँ भी लागू करना होता है। दिनचर्या में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तब भी आप वहाँ पे हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो दिव्यांग हैं व 2 बार असाध्य बच्चों की पहचान व हस्तक्षेप का महत्व क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले उन बच्चों को सहायता समय पे मिल जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रारंभ में ही पहचान कर लिया और प्रारंभ में ही उस बच्चे के उस विकासात्मक जो उसमें देरी आ रही है उस पर हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर दिया, तो इससे उस बच्चे के विकास में सुधार हो जाएगा और उसको एक तरीके से सहायता मिल जाएगी। उसके शिक्षा के अधिकार को आप पहचानिए, उसको जो उचित शिक्षा लगे उस शिक्षा को आप उस बच्चे को प्रोवाइड कराइए। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना, यानी कि जो भी मनोचिकित्सक हों, थेरेपिस्ट हों, शारीरिक थेरेपिस्ट हों, या फिर औषधि हो, चिकित्सा हो, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए उन बच्चों को। नेक्स्ट है मानवाधिकार का पालन करना चाहिए। बच्चा अगर दिव्यांग की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार में शामिल करना चाहिए। जो जो अधिकार उनको प्राप्त है वो सभी अधिकार उनको दिलाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान करते हुए हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करना चाहिए, जिससे उनका विकास और सशक्त और जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण हो सके। उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहायता देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए, जिससे वो स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करते हुए उसका पालन करते हुए एक दिशा में वो भी बढ़ सके सामान्य बच्चों की तरह। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप के क्षेत्र की बात करें, डोमेन की बात करें, तो इसमें भौतिक डोमेन आता है, जिसमें भौतिक शारीरिक डोमेन, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार से इंद्रियों में अगर हरास आ रही है, चाहे वो स्वाद हो, स्पर्श हो, गंध हो, दृष्टि हो, श्रवण हो, इसमें किसी भी प्रकार की हानि आ रही हो, तो वहाँ पे उनकी पहचान करते हुए उनमें हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करना चाहिए।
इसके साथ साथ शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो चाहे सूक्ष्म मोटर कौशल हो, चाहे सकल मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल, दोनों में अगर उनके किसी भी प्रकार की अक्षमता विकसित हो रही है तो उसको सुधार करना चाहिए, पहचान करते हुए हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक आप जानते ही हैं, सोच विचार करना, तर्क करना, समझना समस्याओं को। अगर इस प्रकार उस बच्चे में ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं तो उस क्षेत्र में भी वो बच्चा पीछे रह जाएगा, यानी कि ना तो उसमें सोचने समझने तर्क करने विचार करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी और ना ही फिर वो बच्चा आगे चल करके बौद्धिक दिव्यांग की कैटेगरी में वो रह जाएगा और उसको आप उससे फिर निकाल नहीं पाएंगे। ये काफ़ी एज वाइज भी होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वे अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं कोई चीज़ जानने के लिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता आ रही है तो बच्चा अपने उस संज्ञानात्मक क्षेत्र में पीछे रह जाएगा, यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में वो पीछे रह जाएगा। वो 0 से 2 वर्ष का समय होता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे का ही है। यहाँ पे नाम दूसरा है, इस पे आप मत जाइएगा। ये 2 से 6 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 से 7 वर्ष होना चाहिए। 2 से 7 वर्ष दिया गया है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा शारीरिक यहाँ पे अपनी चीज़ों को विकसित करने लगते हैं। वो उनका जो हाथ पांव है या फिर कह लीजिए कि और तरीके से वो सारी चीज़ों को घटनाओं को जानना स्टार्ट कर देते हैं। विभिन्न विभिन्न माध्यम से वो सूचनाएं इकट्ठा करने लगते हैं अपने माइंड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें 7 से 11 वर्ष का समय होता है। इन सभी में क्या होता है कि बच्चे बाहर की घटनाओं को भी वो संशोधित करते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। कुछ कल्पनात्मक कहानियाँ या घटनाएं अपने मस्तिष्क में वो इकट्ठा करते हैं, संयोजित करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं विकसित हो रही हैं तो भी बच्चा यहाँ पे पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका फिर 11 से अपर लेवल, जो कि होता है अनौपचारिक, जिसमें बच्चा सभी प्रकार की वस्तुओं की पहचान कर लेता, आकार भार लंबाई चौड़ाई सब चीज़ों को वो डिक्लेयर करने लगता है अपने माइंड में। अगर यहाँ पीछे रह जाएगा फिर बच्चा एक तरीके से बौद्धिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग, ऑटिज्म, इन सब कैटेगरी में वो दिव्यांग हो सकता है। तो इन सब पे इन सभी क्षेत्रों में अगर आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त हो जाएगा, किसी न किसी दिव्यांगता से वो ग्रस्त हो जाएगा। तो फिर उस पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप लागू करने पर भी उस समस्या को से निजात नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक समय में ही 0 से 3 वर्ष के बच्चों में ही ये चीज़ें पहचान कर ली जाती हैं। फिर उस पर हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करके वो समस्या जो आती है बच्चे में उसका निजात किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज का जो हमारा ये टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आया होगा, समझने में कहीं समस्या आई होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको दोबारा से टॉपिक समझा दिया जाएगा। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 सब यूनिट का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह वहाँ से मिलते रहेंगे। तो आप लोग नोट्स हुआ, प्रैक्टिकल हुआ या अन्य कोई जानकारी हुई, वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी हुई, सारी जानकारियाँ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।